नमस्कार साथियों, सुदर्शन क्लासेस में आपका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। और मित्रों, आज मैं आपके सामने केमिस्ट्री न्यूमेरिकल्स लेके आया हूँ, जो बोर्ड एग्जाम्स के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। विशेषकर आपका जो 12th क्लास है उसका चैप्टर फर्स्ट जो सॉल्यूशन है उसका। ठीक है मित्रों, उसके बहुत सारे न्यूमेरिकल्स मैं आपको करवाऊंगा और उनमें से एक न एक न्यूमेरिकल्स आपके एग्जाम में जरूर पूछा जाएगा। ठीक है, तो देखिए मित्रों, सबसे पहले बात करते हैं जो वो न्यूमेरिकल में लाया हूँ वो किस पे बेस्ड है। तो यह है मित्रों आपको वॉल्यूम परसेंटेज पे एक क्वेश्चन है कि वॉल्यूम परसेंटेज क्या होता है। ये डायरेक्ट आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए तो उसकी डेफिनेशन बिल्कुल इजी डेफिनेशन लिख रखी है यहाँ पे, इसको आप लिखेंगे। ठीक है, द वॉल्यूम परसेंटेज इज द वॉल्यूम ऑफ द कंपोनेंट पर 100 पार्ट्स बाय वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन। सॉल्यूशन का जो हर एक 100 पार्ट्स में जितना पार्ट्स पाया जाता है उसको हम वॉल्यूम परसेंटेज बोलते हैं। यानी कि जैसे मान लीजिए हर 100 पे यदि मान लीजिए कोई वैल्यू 5 है और 200 पे यदि वो 200 पे यदि 10 आ रही है और 300 पे वो 15 आ रही है, तो इसका मतलब है उसका वॉल्यूम परसेंटेज कितना है मित्रों, 5 है। ठीक है, ये तो हो गई इसकी डेफिनेशन। ठीक है, इसके बाद में इसका फॉर्मूला यदि आपसे पूछा जाए तो मित्रों इससे बोलेंगे वॉल्यूम परसेंटेज ऑफ कंपोनेंट। तो वॉल्यूम ऑफ कंपोनेंट, जिस कंपोनेंट का अपन को परसेंटेज निकालना है वॉल्यूम परसेंटेज, उसको आप ऊपर लिखेंगे और सॉल्यूशन जो है टोटल उसको आप लिख देंगे नीचे। ठीक है, और उसमें मित्रों आप 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपके पास में वॉल्यूम परसेंटेज ऑफ कंपोनेंट आ जाएगा, जिसका भी आपसे पूछा है। ठीक है, इसको एक न्यूमेरिकल से समझते हैं। जैसे मित्रों यहाँ पे एक न्यूमेरिकल लिखा है, एक क्वेश्चन लिखा है, व्हाट अमाउंट ऑफ वाटर इज रिक्वायर्ड। कितने वाटर की रिक्वायर्ड है, कितने पानी की आवश्यकता है टू मेक 10% एथेनॉल इन वाटर सॉल्यूशन। ठीक है, वाटर के सॉल्यूशन में 10% यदि आप एथेनॉल बनाते हो तो कितने वाटर की आवश्यकता पड़ेगी यूजिंग 10 ml। ठीक है, और सॉल्यूशन को आपको कितना 10 ml यूज करना है। ठीक है, ऑफ प्योर एथेनॉल। ठीक है, और जो सॉल्यूशन दिया है ना यूजिंग 10 ml आपको एथेनॉल यूज उसमें करना है। यानी कि ये वॉल्यूम कंपोनेंट दे रखा है आपको। ठीक है, कंपोनेंट कितना दे रखा है, 10, और परसेंटेज दे रखा है उसने 10%। ठीक है, अब इसको आगे देखना ऐसे समझिए, जैसे कौन कौन सी चीज़ें दे रखी है। सबसे पहले कोई सब न्यूमेरिकल आप सोल्व करेंगे तो ये चीज़ें जरूर लिख लेना। जैसे गिवन में आपको दे रखा है सबसे पहले वॉल्यूम ऑफ एथेनॉल, यानी कि जो कंपोनेंट है वो आपको 10 ml दे रखा है। ठीक है, और उसका परसेंटेज कितना दे रखा है, 10%। और टोटल वॉल्यूम उसने पूछा है, टोटल नहीं पूछा है कितने की आवश्यकता पड़ी है, तो जितना है उसको अपन माइनस करके उसमें से निकाल देंगे। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला देखिए मित्रों यहाँ पे, वॉल्यूम परसेंट ऑफ कंपोनेंट। ठीक है, और वॉल्यूम ऑफ कंपोनेंट, इसके बाद में उसमें 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, टोटल जो वॉल्यूम है उससे क्या कर देंगे, उसमें डिवाइड कर देंगे। ठीक है मित्रों, अब ध्यान से सुनना मेरी बात। जैसे वॉल्यूम परसेंटेज दे रखा था, आप इसकी जगह कितना रख देंगे, 10, क्योंकि यहाँ पे आपको एग्जाम्पल में सॉरी हाँ क्वेश्चन में भी दिया हुआ है। ठीक है, कितना रख देंगे मित्रों यहाँ पे, ये 10। इसके बाद में इक्वल लगाएंगे, और वॉल्यूम ऑफ कंपोनेंट कितना दे रखा मित्रों, ये भी आपको 10 दे रखा है। ठीक है, और इसमें आप टोटल जो वॉल्यूम है वो आप निकालने के लिए इसमें मान लीजिए x मान लेते हैं, और इसमें 100 से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई। ठीक है, ये 100 से मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि ये फॉर्मूले मैंने आपको पहले ही बता दिया था। ठीक है मित्रों, यानी कि ये 10 से 10 मान लीजिए कैंसिल हो जाता है, आपके पास में x इज इक्वल टू आ जाएगा 100। ठीक है, यानी कि आपके पास में जो टोटल वॉल्यूम कितना आ गया मित्रों, 100 ml आ गया। ठीक है, 100 ml आ गया तो 100 में ml आ गया तो है कितना उसमें, ऑलरेडी उसमें 10 ml है। ठीक है, तो आवश्यकता यानी कि रिक्वायरमेंट कितने की पड़ गई मित्रों, 100 टोटल है, तो 100 यानी कि 100 में से आपको 10 और माइनस करना है, क्योंकि 10 है ही सही उसमें, तो आपको आवश्यकता पड़ेगी मित्रों 90 ml की। ठीक है, ये हो गया इसका फाइनल आंसर इस। ठीक है मित्रों, हेनरी स्लोप। सबसे पहले तो हेनरी का नियम क्या है। ठीक है मित्रों, इसको हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स भी देख सकते हैं, इसमें आपको कुछ एक्स्ट्रा जानकारी भी मिलेगी मित्रों। तो हेनरी का नियम है वो क्या बोलता है, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, ये आपको लिखना है। इसके बाद में डबल इन्वर्टेड कॉमा में लिखना है पूरा नियम। द पार्शियल प्रेशर पी ऑफ द गैस इन वेपर फेस। देखो यहाँ पे ध्यान से सुनना मित्रों, जो पार्शियल प्रेशर, जो क्वेश्चन आप बुक में कभी कभी देख लेते हैं या फिर गाइड में देते हैं, पार्शियल प्रेशर लिख के छोड़ देते हैं, इसको ऐसा नहीं करना है आपको।
पार्शियल प्रेशर ऑफ द गैस का जो पार्शियल प्रेशर लेना तो है, लेकिन किसमें, वेपर फेज में लेना है, यानी वाष्प अवस्था में लेना है, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ द गैस, जो एक्स से डिनोट करते हैं ना इसको, मोल फ्रैक्शन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है इन द सॉल्यूशन। ठीक है, अब मोल फ्रैक्शन आपने पढ़ रखा है मित्रों। मोल फ्रैक्शन क्या होता है, मोल्स के और मोल्स के जो होते हैं वो टोटल मोल्स की जो रेशियो होता है उसको क्या बोलते हैं अपन, मोल फ्रैक्शन, जो आपने पढ़ रखा है, कंसंट्रेशन है ये। ठीक है, अब मान लीजिए पार्शियल प्रेशर P है और मोल फ्रैक्शन X है। ठीक है, तो पार्शियल प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन। ये इन्फिनिटी का साइन है मित्रों, प्रेशर जो प्रोपोर्शनल का साइन आपको ऐसा बनाना है, पार्शियल प्रेशर का जो पार्शियल प्रेशर होता है मोल फ्रैक्शन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है, अब ये प्रोपोर्शनल साइन हटा के अपन बराबर लगा देते, यहाँ पे एक कांस्टेंट लग जाता है मित्रों, जिसे हेनरी लॉ कांस्टेंट बोलेंगे और इसको KH से डिनोट करते हैं। ठीक है, मैं एक बात और बता देना चाहता हूँ कि ये KH जो हेनरी कांस्टेंट है, इसको टार और बार से भी डिनोट किया जाता है, यानी कि इसको बोला क्या जाता है या तो टार या फिर बार। ठीक है, क्या साइलेंट है यहाँ पे। ठीक है, तो ये तो हो गया अपना हेनरी का नियम, हेनरीज लॉ। ठीक है, अब इसकी कुछ लिमिटेशंस जो दे रखी है वो लिमिटेशंस देखिए मित्रों, लिमिटेशंस ऑफ हेनरीज लॉ, यानी हेनरी के नियम की सीमा है। पहले नंबर पे देखिए, दिस लॉ इज नॉट एप्लीकेबल एट हाई प्रेशर, ज्यादा प्रेशर हो तो ये मतलब हेनरी का नियम उसमें नहीं लागू होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि ज्यादा प्रेशर से क्या होती है, गैस के अंदर रिएक्शन होने लग जाती है। ठीक है, दूसरे नंबर पे देखिए इसका, दिस लॉ इज नॉट एप्लीकेबल एट टू लो टेम्परेचर, ज्यादा लो टेम्परेचर होगा तो भी क्या होगा, ये मतलब जो ये हेनरी का लॉ उस पर नहीं लगेगा। क्यों नहीं लगेगा, क्योंकि जो लो टेम्परेचर पे क्या होता है, यहाँ पे क्रिस्टल यानी एसोसिएशन होने लगता है, गैस के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उनके क्या होने लग जाता है, एसोसिएशन यानी कि संयोजन होने लग जाता है। ठीक है, तीसरे नंबर पे देखिए, द गैस शुड नॉट अंडरगो एनी केमिकल चेंज, यानी कि गैस में किसी प्रकार का केमिकल चेंजेस नहीं होना चाहिए। केमिकल चेंज हो जाएगा तो वो गैस जो है अपना जो नेचर बदल लेगी, इसलिए केमिकल चेंजेस नहीं होना चाहिए। ठीक है, और जो नेक्स्ट है चौथे नंबर पे, एसोसिएशन एवं एंड डिसोसिएशन शुड नॉट अंडरगो इन द सॉल्यूशन। सॉल्यूशन जो आपको दिया है उसमें याद ना तो एसोसिएशन का मतलब होता है घुलना, ठीक है, ना डिसोसिएशन, यानी कि डिसोसिएशन का मतलब होता है वियोजन होना, एक दूसरे से दूर होना। ठीक है, ना तो एसोसिएशन होना चाहिए और ना डिसोसिएशन होना चाहिए। किसी भी जो गैस का जो सॉल्यूशन दे रखा है उसमें एसोसिएशन और डिसोसिएशन नहीं होना चाहिए। ठीक है मित्रों, ये लिमिटेशंस हो गई, और जिसके बाद में ये ऊपर मैंने आपको हेनरी का लॉ बताया वो हो गया। ठीक है, आप इसको कॉपी में लिखें मित्रों, और बार बार इनको पढ़ने की कोशिश करें और याद करके ही एग्जाम में जाएं। जैसे मित्रों यहाँ पे एक क्वेश्चन दे रखा है, यहाँ पे इसको ठीक से आप पढ़िए, ये क्या लिखा है, हेनरीज लॉ कांस्टेंट फॉर मोलरिटी ऑफ मेथेन इन बेंजीन 8298 केल्विन इज 4.27 इंटू 10 to the power 5 of Hg. Calculate the solubility of methane in benzene at 298 Kelvin under 760 mm of Hg. प्रेशर आपको दे रखा मित्रों 760 mm। ठीक है, और इसके बाद में आपको जो हेनरी का जो कांस्टेंट दे रखा है, हेनरी लॉस का जो कांस्टेंट दे रखा है ना, वो दे रखा है 4.27 इंटू 10 to the power 5। ठीक है, और इसके बाद में आपको देखो यहाँ पे इसकी सोलेबिलिटी ज्ञात करनी है। सोलेबिलिटी ज्ञात करने के लिए आपको जैसे जो हेनरी का लॉ पढ़ा होगा तो आपने एक्स जो इसकी जो मोल फ्रैक्शन होता है वो उसकी सोलेबिलिटी होती है, उसको फाइंड करने का ये बोल रहा है। तो ऐसे क्वेश्चन को सोल्व करने से पहले आप सबसे पहले उसमें जो चीजें आपको दे रखी वो लिख लीजिए। सबसे पहले जैसे गिवन में आपको क्या क्या दे रखा है मित्रों, 3 चीजें दे रखी है। जैसे सोलेबिलिटी, ये इसको एक्स से डिनोट करते हैं, यानी कि मोल फ्रैक्शन, ये आपको ज्ञात करना है, ये तो आपको फाइंड करना है। और इसके बाद में हेनरी लॉ कांस्टेंट दे रखा है आपको 4.27 इंटू 10 to the power 5। ठीक है, इसके बाद में इसका जो प्रेशर दे रखा है, ठीक है, ये प्रेशर है वो 760 mm दे रखा है। ठीक है मित्रों, अब इसको सोल्व कैसे करना है, तो हेनरी का जो लॉ आपने पढ़ा होगा, हेनरी का लॉ जो बोलता है वो क्या बोलता है कि जो मोल फ्रैक्शन होता है जो प्रेशर के तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है और उसके लॉ जो हेनरी लॉ कांस्टेंट के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। यानी कि आपने P इज इक्वल टू ए, यानी कि P इज इक्वल टू क्या पढ़ा होगा, K H और X ऐसा पढ़ा होगा। तो ये आपको फाइंड करना है। तो इसको यदि आप है ना इधर लेके आएंगे K, तो ये क्या आ जाएगा, डिवाइड में आ जाएगा। ये जो K H जो है ना, ये किस में आ जाएगा, डिवाइड में। ठीक है, तो इसको अपन सोल्व करते हैं। जैसे मान लीजिए आपको दोनों चीजें दे रखी है, तो P की जगह आप है ना P की जगह रख देंगे मित्रों 760 डिवाइड में H की वैल्यू दे रखी है आपको कितनी, 4.27 इंटू 10 to the power 5। ठीक है, अब इसको यदि आप कैंसिल आउट करोगे मान लीजिए 0 से एक 0 को आप कैंसिल कर देंगे, यहाँ 4 बचेगा।
ठीक है। इसके बाद में आपके पास में क्या बचेगा मित्रों, इसके बाद में आपके पास में है यहाँ पे 76 इज डिवाइडेड बाई 4.27 इंटू 10 टू द पावर 4। ठीक है, इसको जब बच्चों आप है ना कैलकुलेट कर लेना, कैलकुलेट करने के बाद में डायरेक्टली आंसर बता देता हूँ आपको आंसर, क्योंकि इसमें ना आपको थोड़ा टाइम लग जाएगा और इसमें कुछ भी नहीं करना है आपको है ना। जैसे ये 76 दे रखा है, क्या दे रखा है 76 जो दे रखा है, 76 में आप है ना 4.2527 सॉरी माफ कीजिएगा 4 यानी कि 427 कर लेना और 7 करने के बाद में एक जीरो यहाँ पे बढ़ा देना। क्यों बढ़ा देंगे, क्योंकि ये पॉइंट हटाया अपन ने। इसमें जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका जो आंसर है वो एक्यूरेट आएगा कितना मित्रों, 1.78 इंटू 10 टू द पावर -3। ठीक है, ये जो आपका आंसर आएगा। ठीक है मित्रों, आपका इसका आंसर कितना आएगा 1.78 इंटू 10 टू द पावर -3। ठीक है, और इसकी कोई यूनिट नहीं होगी क्योंकि मोल फ्रैक्शन है ना वो एक रेशियो होता है, इसलिए इसकी क्या नहीं होगी, कोई यूनिट नहीं होगी। ठीक है।